हमारा नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच के बारे में हम सिर्फ इतना जान लें पहले कि पहले मॉडर्न अप्रोच NCERT फॉलो करती थी। अब इस साल से CBSE ने अपने करिकुलम में ये बात क्लियरली बोली है कि बच्चों को मॉडर्न अप्रोच से रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट समझाया जाए, क्योंकि मॉडर्न अप्रोच से जब हम डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स करते हैं तो वो ज़्यादा कन्वीनियंटली बच्चों को समझ आते हैं। ठीक है, ईजी है वो। तो जो मॉडर्न अप्रोच है, इस अप्रोच को हम अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच भी कहते हैं। देखो बेटा, ध्यान देने की बात यह है कि आपने साइंस में बहुत सारी इक्वेशंस पढ़ी होंगी, लेकिन कॉमर्स में, अकाउंटेंसी में सिर्फ एक ही इक्वेशन है, दैट इज अकाउंटिंग इक्वेशन। और ये इक्वेशन, इसके जो रिजल्ट हैं वो हमेशा 100% होते हैं। मीन्स कि कभी ऐसा नहीं होता कि अकाउंटिंग इक्वेशन सेटिस्फाई ना करे। ठीक है, अगर वो ये सेटिस्फाई नहीं कर रही है तो इसका मतलब है आपने कहीं ना कहीं एरर किया है। रिजल्ट हमेशा सेटिस्फाई रहेंगे। क्लियर? तो अकाउंटिंग इक्वेशन बेसिकली होती क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन इज A इज इक्वल टू L प्लस सी। मीन्स अगर मैं इसे बोलूं C प्लस L इज इक्वल टू A। C स्टैंड फॉर कैपिटल। कैपिटल क्या होती है? जो प्रोप्राइटर, मालिक ने जो बिजनेस में पैसा लगा रखा है। ठीक है। L क्या होती है? स्टैंड फॉर लाइबिलिटी। जो बिजनेस ने मालिक को छोड़कर किसी और से, बाहर वालों से, ठीक है, उधार ले रखा, बोरो कर रखा है। ठीक है, वो बोरो किसी भी तरह का हो सकता है। ठीक है, लोन भी हो सकता है, आपने किसी से उधार ले रखा है वो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इन दोनों का जो टोटल है दैट विल बी इक्वल टू एसेट्स। अब आप देखें, अगर मान लीजिए ओनर ने 10 लाख की कैपिटल लगाई है और बिजनेस ने 5 लाख रुपीस का लोन लिया है, बाहर से बोरो किया है, तो बिजनेस के पास टोटल कितना पैसा होना चाहिए? 15 लाख। नेचुरल सी बात है। मीन्स क्या हुआ कि सी कैपिटल का अमाउंट प्लस लाइबिलिटी का अमाउंट, इट शुड बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ एसेट्स। एसेट्स के इक्वल होना चाहिए। यही हमारी इक्वेशन कह रही है कि जो एसेट्स होगी वो हमेशा लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के टोटल के इक्वल होगी। यही हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन कहती है। अब ध्यान दें, अकाउंटिंग इक्वेशन को हम बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहते हैं। अब होता क्या है बेटा कि अगर हम इसी अकाउंटिंग इक्वेशन को टी शेप में ले लें, मींस कि एक साइड हम एसेट्स लिख लें और दूसरी साइड हम कैपिटल और लाइबिलिटीज लिख लें, टोटल तो इक्वल आएगा, क्योंकि हमें पता है कि इन दोनों का टोटल इसके इक्वल होता है। तो 15 लाख, 10 लाख, 5 लाख, 15 लाख, 15 लाख। तो ये हमारी क्या बन गई? ये हमारी बन गई बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बेसिकली क्या होती है, हम आगे चल के डिस्कस करेंगे इसे डिटेल में। बैलेंस शीट क्या होती है कि जो हमारे पास बैलेंस बचे हुए हैं किसी भी अकाउंट में, उसकी जो शीट है दैट इज कॉल्ड बैलेंस शीट। दैट इज कॉल्ड बैलेंस शीट, राइट? अब देखें, अकाउंटिंग इक्वेशन डिपिक्ट द फंडामेंटल रिलेशनशिप अमंग द कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट के कंपोनेंट कितने हैं? 3 कंपोनेंट हैं। कौन से कंपोनेंट हैं? जो अकाउंटिंग इक्वेशन के कंपोनेंट हैं, एसेट्स, कैपिटल और लाइबिलिटी। तो होता क्या है कि जो अकाउंटिंग इक्वेशन है बेसिकली बैलेंस शीट के जो 3 कंपोनेंट हैं उन्हीं को डिपिक्ट करती है, उन्हीं को शो करती है, और इसीलिए इसे हम बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहते हैं। द बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स, लाइबिलिटी एंड कैपिटल। यू कैन से स्टेटमेंट, यू कैन से शीट, एक ही बात है। स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है कि जिसमें आपने सारी डिटेल लिख रखी है। अगर आपकी डिटेल सिस्टमेटिक वे में लिखी हुई है, ठीक है, तो आप उसे स्टेटमेंट कहें या उसे शीट कहें। द प्रोप्राइटर एंड आउटसाइडर प्रोवाइड द रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस। अब ये तो देखो सीधी सी बात है, ये बिजनेस के हैं टोटल रिसोर्सेज।
15 लाख रुपए, राइट। और ये दोनों कहां से आए? प्रोप्राइटर से और आउटसाइडर से। क्लियर? अब होता क्या है कि जब हम बैलेंस शीट को आगे एक्सपेंड होती है हमारी बैलेंस शीट, तो फिर कैसे बनती चली जाती है बैलेंस शीट, देखिए। ठीक है, ये हमारी बैलेंस शीट का फॉर्मेट हो गया। अब देखो इसमें बैलेंस शीट के अंदर आइटम्स कैसे आती हैं। कैपिटल 15 लाख, लाइबिलिटीज 5 लाख, ठीक है। कैपिटल 10 लाख, लाइबिलिटीज 5 लाख, टोटल हो गया 15 लाख, ठीक। अब एसेट्स में क्या है? अब ये 15 लाख जो है ये बिजनेस का टोटल सोर्स है। अब इसी से चीजें खरीदी जाएंगी, ठीक है। अब होगा क्या, इस 15 लाख से क्या क्या हुआ, देखिए। हमारे पास कैश कितना है, हो सकता है ना, हमने फर्नीचर खरीद लिया, हमने स्टॉक दुकान पे खरीद लिया, हमने मशीन खरीद ली, ठीक है। ये चीजें हमने खरीद ली। अब मशीन हमने खरीदी 2 लाख की, स्टॉक हमने खरीदा 8 लाख का, 3 लाख का हमने फर्नीचर खरीद लिया, और हमारे पास कैश में कितना बच गया, 2 लाख। तो टोटल कितना हो गया, 15 लाख। तो देखो दैट बिकम व्हाट, ये हमारी बैलेंस शीट बन गई। मींस की जो टोटल सोर्स हैं वो हमारी एसेट्स जनरेट करते रहेंगे। अब सपोज कीजिए हमने कल को लोन ले लिया, ठीक है। अगर हमने लोन ले लिया तो रिजल्ट क्या निकलेगा, लोन लेने का रिजल्ट क्या होगा बच्चे, हमने लोन और ले लिया 5 लाख का, तो अब हमारे टोटल सोर्स कितने हो गए, हमारे टोटल सोर्स हो गए 20 लाख, ठीक। तो जो ये लोन लिया ये पैसा कहां आएगा, ये हमारी कैश में इंक्रीज हो जाएगा। तो अब हमारा कैश कितना हो गया, 7 लाख। पहले 2 लाख था, अब 7 लाख हो गया। तो आप देखिए कि जो ये सब बन रहा है बैलेंस शीट के अंदर, जो कुछ भी हो रहा है, दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज अकाउंटिंग इक्वेशन। अब मैं इसे अगर अकाउंटिंग इक्वेशन के तौर पे लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिखूंगा, देखो यही सेम अकाउंटिंग इक्वेशन बन गई मेरी। कैश प्लस फर्नीचर प्लस स्टॉक प्लस मशीनरी इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज के अंदर इन दोनों को ले लेता हूं मैं, लाइबिलिटीज। अब देखो कैश कितना है, 7 लाख, प्लस फर्नीचर है 3 लाख, प्लस 8 लाख का स्टॉक है, प्लस 2 लाख की मशीनरी है, 10 लाख की कैपिटल है और 10 लाख की लाइबिलिटी है। दिस बिकम आवर अकाउंटिंग इक्वेशन। अब जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगी हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन चेंज हो जाएगी, ठीक है। जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगी हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन चेंज हो जाएगी, और वो अकाउंटिंग इक्वेशन के जो फाइनल बैलेंस होंगे दैट कैन बी डिपिक्टेड इन बैलेंस शीट, वो बैलेंस शीट है हमारी, समझे। तो बेसिकली क्या है कि जो मॉडर्न अप्रोच है वो हमें क्या कहती है कि भाई आप जो है किसके बेस पे चलो, आप चलो अकाउंटिंग इक्वेशन के बेस पे। जो भी आपको डेबिट क्रेडिट डिसाइड करना है वो आप किसके बेस पे डिसाइड करो, अकाउंटिंग इक्वेशन के बेस पे डिसाइड करो, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि जो मॉडर्न अप्रोच है
वो क्या कहती है? सबसे पहले देखो ट्रेडिशनल अप्रोच ने क्या कहा था। ट्रेडिशनल अप्रोच ने कहा था कि एक पर्सनल अकाउंट होते हैं, एक रियल अकाउंट होते हैं, ठीक है, और एक नॉमिनल अकाउंट होते हैं। 3 तरह के अकाउंट होते हैं। लेकिन जो मॉडर्न अप्रोच है वो हमारे अकाउंट्स को ब्रॉडली क्लासिफाई करती है। कैसे क्लासिफाई करती है? ब्रॉडली क्लासिफाई करती है, ठीक है। कैसे? एसेट्स अकाउंट, देखना अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे बनती है। एसेट्स अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और लायबिलिटी अकाउंट, 3 अकाउंट तो ये हो गए, ठीक है। उसके बाद इसके अलावा बिजनेस क्या करता है? इसके अलावा बिजनेस करता है या तो रेवेन्यू कमाता है या खर्चे करता है, बस। तो टोटल कितनी चीजें हुई? 5 चीजें। ये 3 चीजें, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ये क्या बन गई हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है। उसके अलावा 2 चीजें हमारे सामने हो रही, एक्सपेंसेस और रेवेन्यू। भाई बिजनेस ने यही काम करना है ना, या तो वो खर्च करेगा या वो रेवेन्यू अर्न करेगा, ये 2 चीजें। अब बेटा देखो होता क्या है कि हमारे पास ये टोटल 5 तरह के अकाउंट बन गए हैं, और जो ये एक्सपेंसेस अकाउंट और जो रेवेन्यू अकाउंट है, अकाउंटिंग इक्वेशन कहती है कि आखिर में ये किस में चले जाएंगे? दोनों कैपिटल में चले जाएंगे। बचेगा क्या? एसेट्स, कैपिटल और लायबिलिटी। देखें क्या कहते हैं कि एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ठीक है। अब जो 5 अकाउंट है उसमें से एक्सपेंस अकाउंट जो होंगे वो कैपिटल में से माइनस हो जाएंगे, और जो रेवेन्यू अकाउंट होंगे वो कैपिटल में प्लस हो जाएंगे। तो देखो बन गई अकाउंटिंग इक्वेशन। टोटल कितने अकाउंट बने? 5। लेकिन अल्टीमेटली वो गए कहां? अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर। बात आपको समझ आई? चलिए अब हम समझते हैं आगे। देखिए डेबिट क्रेडिट इन डबल एंट्री अकाउंटिंग, हम कौन सा सिस्टम कर रहे हैं? डबल एंट्री। हम शुरू से एक ही बात समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो भी ट्रांजैक्शन होगी उसके कितने अकाउंट बनेंगे? उसमें 2 अकाउंट बनेंगे। एवरी ट्रांजैक्शन अफेक्ट एंड इज रिकॉर्डेड इन एटलीस्ट 2 अकाउंट। मतलब ये कि कोई भी ट्रांजैक्शन होगी वो 2 अकाउंट को इफेक्ट करेगी, और उससे कितने अकाउंट बनेंगे? हम 2 अकाउंट बनाएंगे। ध्यान रहे डबल एंट्री सिस्टम कहता है हर ट्रांजैक्शन से 2 अकाउंट बनेंगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, द टोटल अमाउंट डेबिटेड मस्ट बी इक्वल टू द टोटल ऑफ क्रेडिट। अब जब 2 अकाउंट बनेंगे, देखो अब यहां पर आपको एक बात समझनी है कि जो ये 2 अकाउंट बन रहे हैं बच्चे, ये इक्वल अमाउंट, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर बनेंगे। बात समझे? जो 2 अकाउंट बनेंगे ये इक्वल अमाउंट के बनेंगे और अपोजिट डायरेक्शन में बनेंगे। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ कि एक लेफ्ट हैंड साइड जाएगा और एक राइट हैंड साइड जाएगा। मींस एक डेबिट होगा और दूसरा क्रेडिट होगा, लेकिन डेबिट और क्रेडिट का जो अमाउंट होगा वो क्या होगा? इक्वल होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर डेबिट 10,000 से हो रहा है तो क्रेडिट भी 10,000 से ही होगा। इस सेंटेंस का, इस लाइन का मतलब यह है कि डबल एंट्री सिस्टम कहता है कि हर ट्रांजैक्शन में कितने अकाउंट बनेंगे? 2 अकाउंट बनेंगे, राइट। और दोनों अकाउंट अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। एक लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो दूसरा राइट हैंड साइड जाएगा। मींस एक डेबिट जाएगा तो दूसरा क्रेडिट जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन होगी, एंड विद इक्वल अमाउंट। दोनों अकाउंट का, दोनों का अमाउंट जो होगा वो क्या होगा? सेम होगा। मींस डेबिट, किसी भी ट्रांजैक्शन से जो डेबिट निकल कर आया वो क्रेडिट के इक्वल होगा, या जो क्रेडिट निकल कर आया वो डेबिट के इक्वल होगा। नेक्स्ट क्या कहता है? डेबिट एंड क्रेडिट इंडिकेट वेदर द ट्रांजैक्शंस आर टू बी रिकॉर्डेड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ऑफ द अकाउंट। यही बात हमने बोली कि डेबिट क्रेडिट क्या डिसाइड करेंगे? डेबिट डिसाइड कर रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड आएगा और क्रेडिट डिसाइड कर रहा है राइट हैंड साइड आएगा। बिल्कुल सिंपल। अब जो ये अकाउंट है ये क्या है? अकाउंट इज लुक लाइक टी। हमने डिस्कस किया था कि अकाउंट क्या होगा? वो टी की तरह होगा, ठीक है। और अकाउंट की लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट साइड हैंड फॉर रिकॉर्डिंग इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द आइटम।
अब यहां ये जो पॉइंट है, इंक्रीज और डिक्रीज इन द आइटम, यही मॉडर्न रूल है, सिंगल रूल। ठीक है, क्या कहता है कि डेबिट और क्रेडिट डिसाइड करने के लिए हम ये देखेंगे कि वो पर्टिकुलर अकाउंट में अमाउंट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। बस इंक्रीज डिक्रीज के बेस पे वी विल डिसाइड डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, और जो डेबिट है उसको हम डीआर से एब्रीवेट करते हैं और जो क्रेडिट है उसे सीआर से एब्रीवेट करते हैं। ये ऑफिशियल एब्रीवेशन है, इनको हम यूज कर सकते हैं। अब देखो बेटा, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट में क्या निकल कर आया कि कोई भी ट्रांजैक्शन होगी, ठीक है, वो दो अकाउंट को इफेक्ट करेगी, दो अकाउंट उससे रिकॉर्ड होंगे। कितने अकाउंट रिकॉर्ड होंगे? दो अकाउंट रिकॉर्ड होंगे। ठीक है, और जो दोनों अकाउंट हैं वो इक्वल अमाउंट के होंगे और अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। एक अकाउंट डेबिट होगा तो दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा। क्लियर? उसके बाद डेबिट का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अकाउंट एंड क्रेडिट का मतलब है राइट हैंड साइड ऑफ अकाउंट। अकाउंट जो है क्या होती है? वो टी होती है। अकाउंट क्या होती है? टी होती है। ठीक है, अब देखो हम जरा एक बार अकाउंट का प्रॉपर फॉर्मेट देखते हैं कि अकाउंट बनता कैसे है। ये हो गई टी। टी की ये साइड डेबिट, ये साइड क्रेडिट। ठीक है, अब इसमें कॉलम कौन कौन से बनते हैं? ठीक, कॉलम बनते हैं ये। ठीक है, ये हमारी हो गई टी। ठीक, दिस इज अवर अकाउंट। जिसका भी अकाउंट है उसका नाम लिख देंगे। ठीक, अब इस टी का नामकरण क्या है? नाम क्या है कॉलम के? पहला कॉलम है डेट का, फिर है पर्टिकुलर्स का, ये कॉलम है एल एफ। इसके बारे में आपने कुछ नहीं सोचना है अभी। ठीक है, एल एफ। ठीक, फिर कॉलम आता है अमाउंट का, अगेन डेट, पर्टिकुलर्स, एल एफ, अमाउंट। ठीक है, अब ये है टी बेसिकली। और टी जो होती है, वो अकाउंट जो होता है वो किस शेप में होता है? टी शेप में। अब हमें क्या करना होता है? हमें यह देखना होता है कि जब कोई ट्रांजैक्शन होती है तो उस ट्रांजैक्शन से हमारे पास दो अकाउंट निकलेंगे। कितने अकाउंट निकलेंगे? दो। क्यों? क्योंकि हम डबल एंट्री सिस्टम यूज कर रहे हैं। अब वो जो दो अकाउंट हैं उनमें से कौन सा अकाउंट होगा जिसकी डेबिट साइड एंट्री की जाएगी और कौन सा अकाउंट होगा जिसकी क्रेडिट साइड एंट्री की जाएगी? एक की डेबिट में होगी, एक की क्रेडिट में होगी, ये पक्का है। क्लियर? अब इसी चीज को हम लोगों ने आगे चल करके समझना है। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बड़ा सिंपल सा है। देखो, हमारे पास टोटल कितने अकाउंट हमने अभी डिस्कस किए थे? 5। एसेट्स 1, लाइबिलिटी 2, कैपिटल 3, एक्सपेंसेस लॉसेस 4, रेवेन्यू एंड गेन्स 5। टोटल 5 अकाउंट हो। अब ध्यान दें बच्चे कि इसमें कैपिटल, लाइबिलिटी और रेवेन्यू, इन तीनों पर कॉमन रूल अप्लाई होता है। कैपिटल, लाइबिलिटी, रेवेन्यू और गेन, इनके ऊपर कॉमन रूल अप्लाई होता है। ठीक है, अगर ये इंक्रीज हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं, इनका अमाउंट इंक्रीज हो रहा है, तो क्रेडिट साइड जाएगा। और अगर इनका अमाउंट डिक्रीज हो रहा है तो डेबिट साइड जाएगा।
अभी समझेंगे इसे, ठीक। और दूसरी तरफ जो एसेट्स, एक्सपेंसेस और लॉस अकाउंट है, ये उसके अपोजिट चलेंगे, ठीक। अगर इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट, और अगर डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम यहां बात करें कि जो एसेट्स हैं, जो एक्सपेंसेस हैं, जो लॉसेज हैं, अगर ये इंक्रीज हुए, अगर ये इंक्रीज हुए हमारे बिजनेस में, ठीक है, तो हमारी ट्रांजैक्शन के कारण एसेट बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, खर्चे बढ़ रहे हैं, लॉस बढ़ गया, बढ़ने से मतलब है लॉस का होना, ठीक है। जब कोई लॉस होगा तो वो समझो इंक्रीज ही हो रहा है। इनिशियली कोई भी चीज है वो जीरो है, ठीक है। मान लो मैं कहूं कि मेरी दुकान पे फर्नीचर शुरू में जीरो है ही नहीं, अब मैंने फर्नीचर खरीद लिया 10,000 का, तो जीरो से क्या हुआ, वो 10,000 हो गया, तो आप इसे क्या कहेंगे कि ये इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो अब ध्यान दें कि जब भी इनमें से कोई भी अकाउंट इंक्रीज होगा तो आप उसे डेबिट साइड, मींस लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अकाउंट लिखेंगे। और दूसरी तरफ अगर कोई अकाउंट डिक्रीज हो रहा है, मान लो आपने एसेट्स बेच दी, या जो आपको लॉस हुआ था इंश्योरेंस कंपनी से पैसे मिल गए, लॉस खत्म हो गया, पहले लॉस माना था, लॉस हुआ था, आग लग गई थी, लॉस अकाउंट में डाल दिया था, लेकिन थोड़े दिनों बाद इंश्योरेंस कंपनी ने पैसे दे दिए तो वो लॉस खत्म हो गया, तो लॉस डिक्रीज हो गया, कम हो गया, अब लॉस नहीं रहा हमारा। तो जब कभी हमारे इन तीनों में से कोई अकाउंट डिक्रीज हो जाता है तो उसको हम क्रेडिट करेंगे, मींस राइट हैंड साइड ऑफ अकाउंट। याद रहेगा ये रूल, सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि अकाउंट इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट, डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट। अब हम आते हैं दूसरे की तरफ, लाइबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू, गेन। इनमें से अगर कोई अकाउंट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट, क्रेडिट साइड लिखेंगे, मींस राइट हैंड साइड ऑफ अकाउंट। और अगर अकाउंट डिक्रीज हो रहा है तो हम उसे लिखेंगे डेबिट साइड, मींस लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अकाउंट। तो बेटा जी ये हमारे रूल हैं डेबिट और क्रेडिट के, इसी को हमने समझना है कि हाउ टू अप्लाई, ठीक है जी। मतलब क्या हुआ कि एसेट्स, एक्सपेंस और लॉस, ये क्या है, अगर ये इंक्रीज हो रहे हैं तो डेबिट में और डिक्रीज हो रहे हैं तो क्रेडिट में, मींस कि इंक्रीज हो रहे हैं तो डेबिट में और डिक्रीज हो रहे हैं तो क्रेडिट में। और जो ये दूसरी कैटेगरी है, अगर ये इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट में और डिक्रीज हो रही है तो डेबिट में, मींस कुल मिलाकर के हमारे पास दो कैटेगरी हैं डायरेक्शंस डिसाइड करने की। एसेट्स, एक्सपेंसेस और लॉसेस पर कॉमन रूल अप्लाई होगा, लाइबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू और गेन पर कॉमन रूल अप्लाई होगा। आप कहेंगे सर आपने तो 5 कहे थे, ठीक है ना, अरे भाई रेवेन्यू और गेन एक ही बात है, एक्सपेंसेस और लॉसेस एक ही कैटेगरी है, हालांकि दोनों का मीनिंग अलग है, लेकिन जब हम डेबिट क्रेडिट का रूल लेते हैं तो इन दोनों को हम सेम तरीके से ट्रीट करते हैं, ठीक है। यहां तक आपको समझ आ गया। अब यहां पर हमें यह समझना है अब कि जो हमारे अकाउंट हैं
ठीक है, जो डिफरेंट अकाउंट हम लोग यूज करते हैं किसमें, अकाउंटेंसी के अंदर, तो वो कौन कौन से अकाउंट हैं, और उन अकाउंट को हमें क्लासिफाई करना है किसमें, हमें क्लासिफाई करना है कि वो एसेट है, पहचानना है कि एक पर्टिकुलर अकाउंट एसेट है, एक्सपेंस है, लॉस है, लाइबिलिटी है, रेवेन्यू है, गेन है, या वो कैपिटल से बिलोंग करता है, राइट। तो ये हमारे बेसिक रूल्स हैं। हमने क्या सीखा कि जो हमारी एसेट्स, एक्सपेंसेस और लॉसेस हैं वो अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड आएंगे डेबिट में, डिक्रीज हो रहे हैं तो क्रेडिट में, ठीक है। लाइबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू, गेन्स इंक्रीज हो रहे हैं तो क्रेडिट और डिक्रीज हो रहे हैं तो डेबिट। इन रूल्स को आपने बेटा अपने ब्लड के अंदर ना अंदर चलना चाहिए। जैसे ही कोई अकाउंट सामने आया, देखो कि वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, अकॉर्डिंग टू द ट्रांजेक्शन डिसाइड कर लो कि डेबिट में जाएगा या क्रेडिट में जाएगा। बहुत सिंपल है, क्लियर। अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या सीखेंगे, मैं आपको हिंट देता हूं कि हम क्या सीखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ये देखिए, ये एक लिस्ट है हमारे पास जो डिफरेंट अकाउंट्स हैं, ठीक है। अकाउंट्स जनरली मेंटेन्ड इन अकाउंटिंग, कौन कौन से अकाउंट है जो आमतौर से अकाउंटिंग के अंदर मेंटेन होते हैं। अब यहां मैंने क्या कर रखा है, यहां देखो मैंने यही लिख रखा है ना कि ये अकाउंट का नाम है और मैंने आगे लिखा कि ये लाइबिलिटी है, ठीक है। तो हमें इसको समझना है, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग इसको समझेंगे और फिर हम ये डिसाइड करेंगे कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, कब किस सिचुएशन में क्या डेबिट और क्रेडिट होगा। और जब हमें डेबिट क्रेडिट करना आ गया, समझो हम हमारी जो ट्रेन है वो पटरी के ऊपर चढ़ गई और उसके बाद तो हमने स्पीड देनी है, राइट।